हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका ध्रुव सोनी आपका अपना यूट्यूब क्लास ध्रुव केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। आप लोगों ने 3 लेक्चरों को बड़े आराम से पढ़ लिया है। तो लेक्चर नंबर 4 में क्या रहेगा? लेक्चर नंबर 4 में रहेगा ठोसों के चुंबकीय गुण। ये ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लें ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, इन्हें किन किन टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण को कितने प्रकार में बांटा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं। तो ठोसों के चुंबकीय गुण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुचुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नंबर 3 लौह चुंबकीय पदार्थ, नंबर 4 प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, नंबर 5 लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। ये हमारे 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और किन किन प्रकारों से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। अब समझते हैं दोस्तों, ये चुंबकीय गुण क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हर पदार्थ में, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, हर पदार्थ में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और चुंबकीय गुण क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन के कारण, अब ऐसा तो है नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उसमें सीधे डायरेक्ट दिखे। क्यों पाए जाते हैं कि हर कोई ना कोई पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है अणु अथवा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो परमाणु में एक सूक्ष्म नाभिक पाया जाता है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। इसीलिए हर पदार्थ में चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब उसकी जो हम लोग गणना करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? चुंबकीय गुण की गणना आघूर्ण के आधार पर करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर करते हैं। वो चुंबकीय आधार की जो गणना चुंबकीय आघूर्ण से करते हैं, उनकी 2 तरीकों से इलेक्ट्रॉन की गति को देखा जाता है, जिसमें कि हम इसे पूरे पूरे आराम से समझते हैं। इसमें क्या लगा? ठोसों के चुंबकीय गुण। ये क्या होता है? सभी पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ अवश्य होते हैं। जो हमने क्या बताया था, जितने भी पदार्थ हैं उसमें चुंबकीय गुण अवश्य पाए जाते हैं। इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। क्योंकि इन जो चुंबकीय गुण है उनकी उत्पत्ति जो हुई है, मतलब जहां से वो उत्पन्न हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन के कारण हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों हुए हैं? क्योंकि सभी में परमाणु पाए जाते हैं। परमाणुओं से मिलकर सभी पदार्थ बने होते हैं। अभी इसमें बताया जाएगा, एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, वो अति सूक्ष्म का मतलब बहुत ही नग्न चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन उसके चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। जैसे कि हमने बताया था, अगर किसी चुंबकीय पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के 2 प्रकार की गति से होती है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की 2 गतियों से होती है। नंबर 1 नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, नंबर 2 अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। ये क्या होता है? नाभिक के चारों ओर अपनी गति। जो इलेक्ट्रॉन, माना एक परमाणु ही है, उसके चार एक ये धनायन है, उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ये गति हो रही है, तो वो अपने क्या बोल रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, मतलब एक कक्षा में गति कर रहे हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे एस, पी, डी और एफ। ये क्या होता है? एस कक्ष होता है, फिर पी कक्ष होता है, फिर डी कक्ष होता है, फिर एफ कक्ष होता है। ये 4 कक्ष होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बराबर गति करते रहते हैं। तो उसी को बताया गया है, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। देखो, ये एक नाभिक है, उसके इलेक्ट्रॉन ये है, उसमें देखो ये गति कर रहा है, ये और बराबर एक गति करता रहता है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो गति कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। एक कक्षा में कर रहा है। वो कक्ष कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ। इन चारों में से कोई भी कक्ष हो सकता है। उसके बाद बोलते हैं अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। ये क्या होता है? ये उसका अक्ष है, उसके अक्ष में चक्र गति करना, मतलब एक चक्र सा घूम रहा है, उसी को हम बोलते हैं चक्र गति। जैसे इलेक्ट्रॉन के चक्र गति, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है अंदर, उसके बराबर वो चक्कर लगा रहा है,
आई मीन्स वो घूम रहा है चक्रण के तरीके से, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के चक्र गति, इलेक्ट्रॉन की चक्र गति। तो हमने इसे पढ़ा है, ठोसों के चुंबकीय गुण, नाभिक के चारों ओर अच्छी गति, अपने अक्ष के चारों ओर चक्र गति। दोस्तों इसको लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको मत लिखना दोस्तों, इसे लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये नाभिक के चारों ओर कच्ची गति और अपने अक्ष की ओर चक्र गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके बाद इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों इसको लिख लो जल्दी से। दोस्तों बस एक थोड़ा सा प्यार मांग रहा हूँ, वो है मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोग सभी लोग वीडियो को देखते हो, मुझे पता है आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो, बस एक छोटा सा प्यार में आप लोग कमी कर रहे हो, जो मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है। आपको जैसी भी वीडियो लगती हो, अच्छी लगती हो या बहुत ही बेस्ट लगती हो या फिर बहुत ही खराब लगती हो, जैसी भी वीडियो लगती हो, आप लोग प्लीज में कमेंट करके बताया करो ये दोस्तों कैसी वीडियो है। तो आप सभी लोग इस चीज को लिख लो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नाभिक के चारों ओर कच्छी गति के बारे में, अपने अक्ष के चारों ओर चक्रगति के बारे में। अब हम इस चीज को ऊपर उठा के रखते हैं, उसके नीचे फिर हम कुछ लाइनें लिखेंगे, फिर उस लाइनों के आधार पर हम इसे समझते हैं। चलो दोस्तों अब हम इसके बारे में समझते हैं, ये क्या चीज होती है नाभिक के चारों ओर कच्ची गति और अपने अक्ष के चारों ओर चक्र गति के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया, ये हमने इतना तो समझ लिया था, ये अक्ष इलेक्ट्रॉन की कच्ची गति है और ये चक्र गति का चित्र है। यहाँ तक को आप लोगों ने लिख लिया था। उसके बाद अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होने के कारण एवं उसकी गतियों के कारण इसे एक छोटे विद्युत परपथ के रूप में माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं उसकी गतियों के कारण इसे एक छोटे विद्युत परपथ के रूप में माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक बहुत छोटा कण माना जाता है और अपनी गतियों के कारण इसे विद्युत परपथ के रूप में माना जाता है, एक छोटे विद्युत परपथ के रूप में माना जाता है। इसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायीकरण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संबंधित रहता है। मतलब इसी आघूर्ण के कारण स्थायीकरण मतलब स्थिर रहता है, चुंबकीय आघूर्ण संबंधित है, चुंबकीय आघूर्ण रहता है। इसे चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ही कम होता है। वो मान कितना हो सकता है, अभी हम इसको देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन म्यू वी होती है। तो अब जो बोला है इस चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है, वो मान ये है। एक बोर मैग्नेटॉन में 9.27 गुणन 10⁻⁻24 एम्पियर स्क्वायर मीटर इतना होता है। और समझ सकते हो इसको बारे में, हमें चुंबकीय आघूर्ण का ये तो नॉलेज थी कि चुंबकीय गुण कैसे मतलब उत्पन्न होता है, तो हमने बता दिया है। एक पदार्थ में परमाणु होते हैं, उन्हीं परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन की गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। चुंबकीय गुण जब पदार्थ में प्रदर्शित होंगे तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित होने के कारण पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा था। अब हम एक एक करके उन 5 पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं पदार्थ। चलो हम इसको नोट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी हेडिंग डालते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं, ये प्रकार पदार्थ जो होते हैं उनमें कौन कौन से चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं पदार्थ में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होता है, अब हम इसको एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। आप सभी लोग इसके बारे में उतार लीजिए, जैसे कि हमने सबसे पहले इन चीजों के बारे में बता दिया था कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो हम देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ ये क्या चीज होती है। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हीं को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के परमाणु, अणु अथवा आयन में इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित जोड़े होते हैं। तो देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ
ये क्या चीज होती है दोस्तों? तो चलो देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। जैसे कि इसमें लिखा है, वे पदार्थ जो बाह्यचुंबकीय पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो बाह्यचुंबकीय पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं, आई मीन जिसे हम बोल सकते हैं जो बाह्यचुंबकीय पदार्थ है उनकी तरफ आकर्षित, मतलब उसी की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है जैसे कि हम हैं और आप हैं, आप एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो आकर्षण का मतलब एक दूसरे के पास आना, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूर जाना। तो इसमें लिखा क्या है, वे पदार्थ जो बाहर चुंबकीय पदार्थ की तरफ, मतलब चुंबकीय पदार्थ की तरफ होते, मतलब पदार्थ वो चुंबकीय पदार्थ की तरफ स्वयं हो रहा है, मतलब जो चुंबकीय पदार्थ है उसकी तरफ चुंबकीय पदार्थ नहीं आ रहा है, पदार्थ खुद जा रहा है, मतलब खुद वह अपने तरफ उसके तरफ आकर्षित हो रहा है, उसी को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इन इन पदार्थों के परमाणु अणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित उपस्थित होंगे लास्ट सेल में। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं O2 का। जैसे कि ये हमारा ऑक्सीजन है O, इसका हम खूब अच्छे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका हम करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। हम जानते हैं ये हमारा फर्स्ट समसेल है, ये दूसरा समसेल है, ये मतलब 1। अब बाहु के नियम के अनुसार ये हमारा ऐसा होता है, ये होता है धनायन, मतलब नाभिक न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं एस पी डी। एक और होता है, इसे बोलते हैं एफ। तो इसमें क्या है, एस में हम जानते हैं अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में एक होता है, अधिक से अधिक 2 आते हैं, पी में होते हैं 3, इसमें अधिक से अधिक 6 आ जाते हैं, एस पी डी में हमारे 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें आ जाते हैं तुम्हारे एस पी, इसे बोलते हैं डी, इसे बोलते हैं एफ, एफ में हमारे 14 आते हैं। तो एस में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 14 एस पी डी एफ। तो इसमें कितने आएंगे, अधिक से अधिक 2, इसमें आएंगे 6, इसमें आएंगे 10, इसमें आएंगे 14। तो इसमें क्या कहा गया है, इन पदार्थों के परमाणु अणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित रहते हैं, हम जानते हैं पी में कितना देखेंगे, पी में हमारे से हम जानते हैं पी में 6 होना चाहिए। तो अब पी का हम इसमें भरते हैं, एस का मैंने भर दिया, 2 आया। अब हम भरते हैं इसे पी का, एस पी में कितने हैं मेरे 4 हैं, तो पी को पहले बना लो 4। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके स्थायी होता है। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने सोचा यहाँ पे पी बना लेते हैं, पी का बॉक्स, पी का कक्षा, तो उसमें इकट्ठे 4 भर देते हैं। लो अयुग्मित कहाँ हो गया, ये तो युग्मित हो गया। लेकिन दोस्तों भाइयों मेरे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभाव के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एक करके स्थायी किए जाते हैं। आई मीन्स कहने का मतलब ये है, हम एक एक करके उन्हें भरते हैं, पहले एक भरेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब प्रथम से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक जाते हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन भर गए, अगर इलेक्ट्रॉन बच भी गए, फिर वहीं से प्रथम से आते हैं, फिर उन्हें पेयर बना के, आई मीन जोड़ा, मतलब एक बॉय और एक गर्ल, एक गर्ल का जोड़ा बनाएंगे, तब उनकी होगी शादी। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि इकट्ठे ये, मतलब ये 4 हैं तो एक साथ इनकी 2 लोगों का पेयर बना के इन लोगों को शादी कर दो, इन लोगों को खुश कर दो। लेकिन ये बोलते हैं नहीं, हम नंबर बाई नंबर जाएंगे, तब मुझे अच्छा लगेगा शादी करने में। तब ये क्या बोलते हैं, ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले भरेंगे फर्स्ट वाले कक्षक में, फर्स्ट वाले क्लास में, फिर बोल भरेंगे दूसरे वाले में, फिर भरेंगे तीसरे वाले में। हम जानते हैं क्योंकि पी है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं। आई मीन हम बोल सकते हैं ये 3 कक्षक में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन मैं भर चुका हूँ। अब मेरे पास है इलेक्ट्रॉन 4, तो उसमें क्या करते हैं, फिर हम बनाएंगे ये एक जोड़ा,
ये हो जाता है मेरा पेयर, ये हो जाते हैं दो अनपेयर। हम इस कह सकते हैं कि लड़की एक थी, लड़के चार थे, तो उनमें से तीन में से एक को पसंद आ गया लड़का और लड़की, तो इन दोनों ने कर ली शादी। बच्चे दो अनपेयर, जिसे बोल सकते हैं अनमैरिड, जिसे हम मौज की मतलब मस्ती की केमिस्ट्री में बोल सकते हैं अनमैरिज, लेकिन केमिस्ट्री में बोलते हैं इसे अनपेयर। आई मीन्स हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित। तो हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित। इसीलिए कहा जाता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों उपस्थित होते हैं। यहाँ पे हो गया था आइनो। यार यहाँ पे इतना भयंकर शादी की इतनी खुशी कि मैंने एक शादी करा दी, तो इतनी खुशी में आइनो को मिटा दिया मैंने। तो समझते हो दोस्तों, यहाँ पे या भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। या यार मेरी हो जाती, यार काश मेरी हो जाती, मैं और दो चार लड़कियों को करवा देता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूँ कि एक मैंने एग्जांपल लिख के ये सिखा दिया है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं अबभाव का नियम, या फिर अबभाव के नियम में दो तीन चीजों की मैं गिनती करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं एस में भरा जाता है, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारी सिस्टरों, आपने पढ़ा होगा, आपने कुछ ऐसा चित्र देखा होगा कक्षा 11 में, एक ऐसा साड़ी कैसी बनती है। यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे दो कच्छप होते हैं, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे ऐसे कच्छप होते हैं। उसी को बोलते हैं अबभाव का नियम। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एस में जाता है, फिर एस और पी में जाता है। सबसे पहले एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ। कहने लगे यहाँ पे एस पे जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे दूसरी सेल में एस भी आ जाता है और पी भी आ जाता है। यहाँ पे एस आ जाता है, पी आ जाता है, और ये तीन हो गए एस पी डी। यहाँ पे जाता है एस पी डी। तो मतलब सबसे पहले एस में भरेगा, फिर एस पी में भरेगा, फिर एस पी डी में भरेगा, फिर एस पी डी एफ में भरेगा। इसीलिए हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में। सबसे सही बात यही है, अनुचुंबकीय पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। और दूसरी समझने की बात यह है कि आप लोगों का अनुचुंबकीय पदार्थ अभी यहाँ पे याद करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये 5 भागों में बांटा गया है। अभी एक बिल्कुल सेम डेफिनेशन, बिल्कुल सेम डिट्टो यहीं पे आएगी, बस उसमें थोड़े से वर्डों का अंतर है, जिसमें यहाँ पे याद करना चाहिए वह चुंबकीय पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब जो पदार्थ होते हैं वो स्वयं आकर्षित होते हैं बाह्य चुंबकीय पदार्थ की तरफ। और एक ऐसी डेफिनेशन आएगी जहां पे चुंबकीय पदार्थ खुद आकर्षित होगा पदार्थ की तरफ। इसीलिए हमारा कहना यह है कि आप इस चीज को बहुत ही प्यार से, बहुत ही काइंडली, कृपया करके बड़े प्यार से इसे समझो, कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 5 नंबर की डेफिनेशन इस चैप्टर से जो ये वीडियो है, इस लेक्चर नंबर 4 में कम से कम 5 और 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ये 5 पदार्थ देखेंगे, कौन कौन से पदार्थ, उनके गुण पाए जाते हैं पदार्थों में। उसके बाद देखेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। सभी लोग इस चीज को नोट कर लो, फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम हेडिंग डालते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब इसको देखते हैं ये क्या चीज होती है प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं अब ये प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ये कौन सा पदार्थ है? प्रति चुंबकीय पदार्थ, जो कि चुंबकीय पदार्थों के गुणों का दूसरा नंबर है। तो अब देखते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा है? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसमें क्या था? अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या था? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय पदार्थों की तरफ आकर्षित होते हैं। आई मीन्स वो जो पदार्थ हैं वो आकर्षित होते थे। आई मीन्स ये जो पदार्थ हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं। मैंने बताया था प्रतिकर्षित का मतलब ऐसे पदार्थ जो एक दूसरों से दूर भागते हैं। माना प्लस है ये भी प्लस है, तो एक दूसरों के ये पास नहीं आएंगे, क्योंकि इनके अंदर आकर्षण नहीं है। आकर्षण उन चीजों में होता है जो एक धनायन हो और एक ऋणायन हो।
मतलब प्यार मोहब्बत हो तो उनमें आकर्षण होता है। तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि वे क्या बोले हैं, उत्कर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के परमाणु या अणु या आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं। आई मीन उसमें क्या था, अयुग्मित रहते थे। जैसे हमने O2 का बताया था, O2 बताया था ना, तो उसमें क्या था, O2 का अयुग्मित रहते थे लास्ट वाले सेल में। इसमें क्या था, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं। मतलब इसमें तो यार गजब की बात है, इसमें सारों लोगों की शादी हो गई यार। देखो जैसे कि माना पी ब्लॉक एस ब्लॉक में दो हैं। देखो अब ये क्या बताना चाहता हूं मैं कि अगर पी में अगर दोनों अयुग्मित है, मतलब पी जो सब सेल है वो पूरा युग्मित है, और अगर थोड़ा सा भी अयुग्मित है, तो हम अगर वो पी तक अगर चला गया है सब सेल, इलेक्ट्रॉन पी तक चले गए हैं, तो आप समझ लेना सबसे पहले एस पूरा युग्मित हो चुका है। एस जब युग्मित हो जाएगा तभी वो पी में जाएगा, कदम उठाएगा। माना मैं अगर छत पे जा रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर रख के मैं तो हनुमान बन के चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले अगर मैं पी में जंप करता हूं, तो सबसे पहले हमें एस को पूरा करना पड़ेगा। मतलब मैं पी में जा रहा हूं, तो सबसे पहले हमें एस की शादी करानी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, इसमें क्या बोला है कि सभी युग्मित रहते हैं। मैंने मान लिया है जैसे कि ये सब सेल है एस, ये है मेरा पी। हम जानते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरे जाते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक जो बॉक्स होता है उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, युग्मित रहते हैं, तो मैंने मान लिया हम यहाँ पे युग्मित करेंगे पी में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे युग्मित कर दिया। अब क्या इसमें बताया, युग्मित तो रहते हैं, तो युग्मित का मतलब एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसकी लास्ट वाली सेल में। अब ये उदाहरण है Cu प्लस के प्लस Mg2 Cu NaCl Zn H2O और ETC। मतलब इतने सारे उदाहरण हैं आपके पास। तो आप इन उदाहरणों को घर पे जरूर रफली कार पे आप लोग करा करो, क्योंकि ये उदाहरण अगर मैं कराऊंगा तो होने वाला समय बहुत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको भी कुछ काम देता हूं, इस बहाने से आप लोग अच्छी से अच्छी पढ़ाई करोगे। कुछ नहीं, आप 10 मिनट बैठोगे पढ़ने, आप जब 10 मिनट में आपको मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है, इस बहाने से आप कुछ ना कुछ देर पढ़ोगे। और क्यों नहीं पढ़ोगे, जब आप 10 मिनट पढ़ोगे तो आप 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। क्यों, मैं अपनी अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊं, जब मैं 10 घंटे पढ़ना शुरू हुआ था मेरा, मैं तो 10 घंटे पढ़ता था, 12 12 घंटे हो जाते। क्यों पढ़ता था, क्योंकि जब मैं पढ़ता था उन चीजों को बड़े प्यार से समझता था। जब मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा तो मुझे पढ़ने में मजा आएगा। जब मुझे पढ़ने में मजा आएगा तो मैं टाइम को नहीं देख पाता हूँ। टाइम बंदा वही देखता है, टाइम मेरे भाइयों और मेरे बहनों वही लोग देखते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। फिर तो ये बोलते हैं यार 2 घंटा हो गया, बहुत हो गया, पढ़ लिया, अब तो निकल जाएगा, IIT जेई निकल जाएगा। कुछ नहीं है यार, 2 घंटे पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ही नहीं होता है। आप किसी की बातों पे मत आओ, आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि इसमें क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये होता है कि मैंने आपसे पूछा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या अयुग्मित। आपको क्लियर पता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको जब क्लियर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इन सभी का एग्जाम्पल लेके घर पे कर सकते हो। जब आप ये करोगे, जब आपको पता होगा कि युग्मित है कि अयुग्मित, तो आप जब 10 मिनट करोगे तो आपको बहुत मजा आया कि हाँ मैंने कर लिया यार। जब मैंने कर लिया यार, मुझे तो आने लगी, मैंने केमिस्ट्री आने लगी। मैं ध्रुव केमिस्ट्री क्लास पे पढ़ता था यार, मेरे को केमिस्ट्री आने लगी। तो आप क्या करो, चलो इसे करता है, अब मैं आगे से आगे पढ़ता हूँ, अब मैं इसकी सारी वीडियो देखूंगा, मैं इस टीचर की सारी वीडियो देखूंगा, मैं इस भाइयों की पूरी वीडियो देखूंगा। तो उसके बाद जब आप 10 मिनट पढ़ोगे तो आपका मन ये लगेगा यार एक और कर लो, यार अभी मजा नहीं है। अब इसको ऐसा करते हैं कि Cu प्लस का तो हो गया, अब K प्लस का भी देखते हैं होता है कि नहीं होता है। जब आप एक एक करके यहाँ तक पहुंच जाओगे, जब यहाँ पे पहुंच जाओगे तो आपका मन करेगा यार दो बचे हैं Zn और H2O का,
चलो भाई ये भी कर लेते हैं यार। तो मेरा पूरा, जब ये आप इतने एग्जाम्पल कर लोगे तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब तुमने 6 न्यूमेरिकल को लगा लिया है। तो आप उन बंदों से अच्छे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर तो कर लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। बस दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो। क्या जाता है लाइक करने में, बस मेरा थोड़ा सा जो अंदर की भावना है, ये लगता है कि मेरा परिवार अभी मेरे साथ है। आप लोग मेरे परिवार हो, आप बस साथ बनाए रहना। बस मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको मैं, जैसे सी यू प्लस का आप लोग जैसे बोलते हो ना कि ये प्लस का क्या मैटर है, ये प्लस क्या है, जैसे कि Na प्लस Cl माइनस, ये भाई प्लस का क्या मैटर है। जैसे कि Na का 11 होता है, Cl का 17 होता है। अब ये Cl माइनस और Na प्लस का मतलब क्या होता है, जिस एटम में, जिस परमाणु संरचना में या जिस एटम में प्लस लगा होता है, एक प्लस लगा होता है, तो आप समझ सकते हो कि एक उसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। समझ गए। जैसे कि मेरा एटॉमिक नंबर 11 Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11 Na होता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं कि नहीं होते हैं। 2 4 6, मतलब 2 4 2 2 4 6 10 11, मतलब Na का 11 हो गया। अब Na प्लस का क्या मैटर है, Na प्लस का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को दूर दे दिया। और हम जानते हैं कि वे तत्व ज्यादा स्थायी होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में भरे होते हैं पूरा पेयर जोड़ा होता है। पूरा मतलब जो अगर S है तो S स्थायी तब होगा ज्यादा जब वह दोनों पेयर होंगे। मतलब ये अभी स्थायी नहीं है, ये Na जो है वो Na प्लस की तुलना में स्थायी नहीं है, क्योंकि इसमें एक कुंवारा लड़का बैठा हुआ है। इसमें क्या है, Na प्लस में अभी हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि Na प्लस में जितने भी लड़के हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सभी ने शादी कर ली है, अपनी अपनी बीवी को बुला के घर पे बैठा लिया है, और वो सभी लोग मस्त चैन की दुनिया में जी रहे हैं। तो इसमें क्या था, इसमें एक बिना शादी किए हुए है, तो ये पूरे Na में हलचल सा मचाता रहता है कि मेरी भी शादी कराओ, मेरी भी शादी कराओ। अब देखते हैं Na प्लस का क्या मतलब है। जैसे कि Na प्लस का मतलब है, Na प्लस इसका मतलब है जो 11 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये एक प्लस लगता है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया है। तो 11 में से जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बचेगा 10। तो क्या हुआ, Na 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है। अब हम जब Na 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम देख पाते हैं कि वह युग्मित हो जाता, आई मीन्स सभी की शादी हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है Na प्लस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया। दोस्तों बस थोड़ी सी देर में आता हूँ, बस आपका बस जलपान करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं ये क्या होता है Na प्लस। ये मैंने बता दिया है कि ये 10 है, मतलब यहाँ पे 11 थे, क्योंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है क्योंकि एक लगा है। अब हम समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन, अब हम ले लेते हैं Na+2। भी वैसे यहाँ की संभावना ये है कि ऐसा बहुत ही कम बनता है क्योंकि यहाँ पे स्थायी होता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ मेरी भी चैन की जिंदगी जीऊँ, मैं भी एक अच्छी सी जिंदगी जीऊँ। कोई अपने अंदर ये नहीं चाहता है कि मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में कोई परेशानी हो। बस ये चाहते हैं मैं जो सोचूं बस वो अगले दिन मेरे घर पे हो। मैंने सोचा मुझे BMW लेनी है, तो कैसे भी करके बस मैं इतना सुखी हूँ, बस अगले दिन मेरे घर पे BMW आ जाए। तो क्या होता है, जैसे कि Na प्लस है
तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया है। Na+2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को दिया है। Na+3 है तो Na ने 3 इलेक्ट्रॉनों को दे दिया है। प्लस का मतलब देना। और यहीं पे जैसे कि Cl हो, Cl-, तो एक माइनस लगा है, इसकी मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। मतलब मैं ऋणायन हो गया हूँ, मतलब मेरे ऊपर अगर माइनस आ जाए तो आई मीन्स मैंने आपका एक लाइक को ले लिया है। मेरे अंदर 2 माइनस हो जाए तो मैंने आपके 2 लाइकों को ले लिया है। तो प्लीज लोग मेरे माइनस को ही बने रहने दो, आप लोग मुझे देते रहो लाइक, बस मैं माइनस में ही खुश हूँ। बस सभी ना तत्व कोई ना किसी से खुश होते हैं, मैं माइनस में खुश हूँ, आप प्लस बने रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस आप मुझे लाइक देते रहो, मैं लेता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है भाइयों, कोई भी पैसा नहीं लगता है। तब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। भाई जिसने वीडियो देखी है, अगर मैं अच्छा समझा रहा हूँ, अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट में लिख दो कि वीडियो कैसी है, कैसा पढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं, चलो बहुत हो गया, अब हम देखते हैं कि Na+ के बारे में। यहाँ पे मैंने Na के बारे में तो देख लिया है, अब हम देखेंगे Na+ के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम्पल इसी में क्यों आया है। हाँ, अगर हम Na+ यहाँ पे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, Na+ का भी ले सकते हैं। यहाँ पे ETC मत लिखो, तो Na+ को भी हम इसमें इंक्लूड मतलब ऐड कर सकते हैं। तो और जो Na+ को हम इसमें करते हैं, और Na को करना है तो अनुचुंबकीय वाले में करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा था अनपेयर इलेक्ट्रॉन, आई मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ ही रहा है, क्योंकि अब हम इसको देखते हैं S वाले में। अब देखो यहाँ पे लास्ट में S आया, तो हम जानते हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरे जाते हैं। S में वैसे यहाँ पे स्थायी होने के लिए ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है एक, लेकिन तो हम इसमें एक भरेंगे। जब एक है तो यह है अनपेयर, मतलब इसकी अभी शादी नहीं हुई है। अब हम देखते हैं, बहुत सारी बातों करने के बाद अब हम देखते हैं Na+ का। ठीक है, तो Na+ का कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। Na ये प्लस है, इसका मैंने बताया था ना, 11 है, एक प्लस है, एक माइनस हो गया, 11 में से 10 गया, बचा सॉरी हाँ 11 में से 1 गया, बचा 10। तो Na+ का देखते हैं, तो Na+ का हम देखते हैं, 10 हो गया, तो 1s2 2s2 2p6, ये देखो 6 हो गए, ये देखो 4 हो गए, ये 6 हो गए, इक्वल टू 10 हो गई। यही 10 देखो ये चीज है, तो मैंने इसका कर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो S सब सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिक से अधिक, और जो P होता है उसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब चलो हम इसको देखते हैं कि P में, ये P में देखो आया है, तो P में कितने भरे जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 डिब्बे बना दिए मैंने, 1 को भरा, 2 को भरा, 3 को भरा। मुझे तो पता है ये सब अनपेयर, सॉरी मुझे तो पता है ये सब पेयर होंगे, लेकिन मैं नहीं भर सकता था एकदम ऐसे कि मैंने 3 बना दिए, पेयर 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 पेयर, ऐसा नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में हर एक लॉ को बारे में, हर एक लॉ के साथ में चलना पड़ता है, हर एक नियम के साथ में चलना पड़ता है। नियम कहता है कि जो सबसेल होते हैं, जो हमारे डिब्बे होते हैं, कक्षक होते हैं, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले भरा जाता है, चाहे भले ही बाद में वो पेयर हो या फिर अनपेयर। तो सबसे पहले हमारे 6 हैं, सबसे पहले हमने 1 को भरा, एक एक, अब हम भरेंगे दोबारा, बचे मेरे पास 3, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो अब इनकी हम कराएंगे। देखो ये लड़का हो गया, ये लड़की आ गई, ओहो मजा आ गया भाई। अरे भाई मेरी भी करा दी तूने, अरे गजब, पूरा परिवार की शादी हो गई है भाई। तो अब देखते हैं, सभी हनीमून पे जाएंगे, 1 2 3, सभी लोग अभी पढ़ने जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब सभी लोग घूमेंगे, मस्ती करेंगे, ये सभी खुश हैं। अब जब कोई इंसान खुश होता है तो स्थायी होता है, मतलब उसे किसी से मतलब नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो Na+ है, अब इसे किसी से मतलब नहीं है, अब ये उसे देखेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये पूरे परिवार को एक और परिवार के साथ जोड़ लेगा। उसे जोड़ने के लिए कैसे बोलते हैं, Na+ और Cl- जब जुड़ता है तो बनता है NaCl। क्यों जुड़ा, अगर ये जुड़ा क्यों है, इसे हम बोल सकते हैं क्यों जुड़ा है, ये जुड़ भी नहीं सकता था, क्यों, हम जानते हैं Na+ होता है
Cl माइनस। अभी ये क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दे सकता है, स्थायी हो गया, प्लस दे के एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, स्थायी हो गया। अब ये कहीं भी जा सकता है स्थायी होके, इसके मूड पे, इसके सिर पे ये प्लस का चिन्ह मड़रा रहा है, चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है। अब इसे कोई माइनस वाला मिल जाए, माइनस वाला Cl क्यों मिला? हम जानते हैं कि Cl जो 17 होता है उसमें होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 वन नहीं 3p 2 4 6 10 2 12 5 17, तो यहाँ 3p5। अब इसके पी मतलब जो सबसेल है, पी जो कक्षा के उसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पी ले लिया हमने, यहाँ का 5 है तो पी हमने बना दिया 1 2। तो सबसे पहले 1 1 1। इसका नियम हमने पता है, पहले ही बता रहा हूं, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक एक करके भरना। अगर एकदम भर दिया तो गलत हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब 3 हो गया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1। अरे भाई इसकी भी शादी हो गई, पार्टी करने चलते हैं चलो। अरे इसकी भी हो गई, 2 थी लड़कियां, लड़के थे 3, मैंने 2 की करा दी, बचा 1। अब एक ये क्या करेगा? अब ये कहेगा या तो एक तुम इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे तो मैं भी स्थायी हो जाऊं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझसे ले लो। वैसे ऐसा नहीं होता है, वैसे अगर कोई खाली होता है ना, ये तो लेता है, देता नहीं है अपना। तो क्या करेगा? अब हम एक नियम और पढ़ेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 8 होते हैं, अष्टक नियम पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। जितनी भी पीरियोडिक टेबल में अक्री गैसें हैं, जो लास्ट में, आप पीरियोडिक टेबल में लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट वाले में अक्री गैसें, नियॉन नियॉन आर्गन, जो गैसें हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं अक्री गैसें। उनमें लास्ट सेल में कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करना आप लोग घर पे, तो सभी भी रफली टाइप पे देखना कि सभी में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे? वो अब अष्टक नियम का पालन करती हैं, स्थायी हो जाती हैं, फिर वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है कौन नहीं। माना ये है 8 नंबर, ये है 1 नंबर, तो जो 5 है यहाँ पे बीच में, जो 5 से कम होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। यहाँ तक कि 5 जो बीच में फंसा हुआ है वो ले ही लेता है, ठीक है, देता नहीं है। तो इसी प्रकार जो 5 है, इसमें 5 मिलाता तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपनी तरफ, जब ले लेगा तो इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। जब माइनस चार्ज आ जाता है तो Na से मिलता है प्लस। अब इसकी कराएंगे हम दोबारा, ठीक है, दोबारा कराएंगे शादी, एक बार तो मुश्किल होती है, देखो हो नहीं रही है। Na प्लस Cl माइनस, अभी जुड़ते हैं Na और सॉरी Na प्लस Cl माइनस में, प्लस और माइनस आपस में करते हैं आकर्षण, तो बन जाता है NaCl। तो इसी प्रकार बनता है NaCl। तो चलो, हमने एक परिभाषा के चक्कर में मैंने कितना सारा पढ़ा दिया आप लोगों को, इम्पॉसिबल है और कोई टीचर आपको बता पाए, और कोई मेरा भाई बता पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत पढ़ा दिया है, बस आप लोग पढ़वा रहे हैं, आप लोग प्रश्न कर रहे हैं लाइक कर करके, बस दोस्तों, ज़्यादा एम नहीं है, बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड सर्कल में भेजो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कलों में इसे शेयर करो। बस मुझे पता है आप लाइक करोगे जाते जाते, और जाते जाते क्या, अभी आप लाइक कर दो यार भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा से समझाएंगे आपको। चलो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और कमेंट में बताओ ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। प्लीज़ मेरे को लाइक कर दो, बस कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक कर दो ब्रो, जल्दी से लाइक कर दो। अब हम इन चीज़ों को हटाते हुए अब हम आपको ये परिभाषा को लिखने का मौका दे रहे हैं। तो चलो इस परिभाषा को लिखते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको नोट,
अब हम देखेंगे दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में, ये क्या चीज होती है। तो सबसे पहले यहाँ डालते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आई मीन जिसे हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो लौह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, मतलब कोई एक पदार्थ है, ये लौह चुंबकीय क्षेत्र है, उन्हीं के द्वारा लौह चुंबकीय पदार्थ के द्वारा पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसमें क्या लिखा, इन क्षेत्रों के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा संरेखित एक ही दिशा में होता है। मतलब इसमें क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक, मतलब मैंने बताया था ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी शादी ना हुई हो उन्हीं को बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अब इन तीनों में से किसी की शादी नहीं हुई है तो वो हो जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं नॉन पेयर। एक होता है पेयर, एक होता है नॉन पेयर। तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पेयर, इसे बोलते हैं पेयर। पेयर माने होता है जोड़ा, नॉन पेयर माने होता है बिना जोड़ा। तो ठीक है, अगर हम चाहें तो ये तीन इलेक्ट्रॉन है, एक के साथ शादी करा देते हैं, एक को ऐसे ही रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि केमिस्ट्री में रूल के हिसाब से ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके अपनी कक्षाओं में जंप करते हैं, अपनी कक्षा में जाते हैं, एक साथ इकट्ठे उन्हें नहीं रखा जा सकता है। तो क्या बोला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अधिक, तथा संरेखित एक ही दिशा में होता है। संरेखित का मतलब हम जैसे बता रहे हैं कोई एक रेखा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है एक ही दिशा में जा रही है, तो मतलब उसी को हम बोलते हैं संरेखित। मतलब एक ही दिशा में जाना को बोलते हैं संरेखित। तो क्या बोला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा संरेखित एक ही दिशा में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सामने ही जा रहे हैं, एक ही दिशा में चलते जा रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं संरेखित। इसकी बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी यह चुंबकत्व प्रदर्शित करते रहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, जैसे कि ये एक अपना पदार्थ है रेड कलर का, इसमें अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में अभी ये जुड़ा है, मतलब ये जुड़ा हुआ है, अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लें तब भी ये चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता रहेगा। मतलब जो रेड कलर है वो चुंबकीय क्षेत्र है प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, तो इसमें से पता चल रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इसी का है, मतलब इसी में लगेगा। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि हटा लेने पर, मैंने हटा दिया इसे, तब भी ये चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते रहते हैं, मतलब ये तब भी प्रदर्शित कर रहा है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ कि इन बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर ये चुंबकत्व प्रदर्शित करते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं निकेल, कोबाल्ट और आयरन, Fe का, Ni का, Co का। तो इन चीज को ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा संरेखित एक ही दिशा में होगा। मैंने O2 का बता दिया है, अब O2 का हमने आपको बता दिया, अब आप लोगों को ये चीज करना चाहिए, क्योंकि अब मैं ये चीज को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप भी इस बहाने घर पे बैठ के पढ़ सकें, इसलिए मैंने इस चीज को नहीं बताया। आप भी ये करके देखना, अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट में आप लिखिएगा कि भाई मेरे ये चीज मेरे को नहीं आ रही है। जब आप दोबारा वीडियो को देखोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि दोबारा वीडियो में आ जाए, लेकिन आना तो पहले ही वीडियो में चाहिए, लेकिन दोबारा वीडियो में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, अगर तब भी नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखो कि सर हमको, भाई मेरे हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ हमें दोबारा बता दो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो मुझसे ये चीज़ कैसे होगी। तो ठीक है दोस्तों, आप इन चीज़ों को लिख लो। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये तो मैंने बता दिया है मौज के लिए, क्योंकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ लिख लेना चाहिए। तो आप ये चीज़ लिख लो जल्दी से। अब हेडिंग डालते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ये क्या चीज़ होती है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। जैसा कि पदार्थों के चुंबकीय गुण को 5 भागों में बांटा गया था, उसमें से मैंने 3 पार्ट को देख लिया है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो मेरा 3 पार्ट है। अब इसके बाद हेडिंग डालते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। तो ठीक है दोस्तों, सभी लोग हेडिंग डालते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों हम लोग ये देखते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। जो कि पदार्थ के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करने से 5 नियम थे, 5 चीज़ों को पढ़ना, तो उनमें से ये मेरा चौथा पार्ट रहेगा। इसमें हम वो पढ़ते हैं
प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। जो मैं 5 नियम थे उसमें से हम पढ़ेंगे, चौथा पार्ट है जो मेरा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ये चीज क्या होती है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, चलो हम इसको देखते हैं, बड़े आराम से देखते हैं दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब हम देखते हैं, जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, मतलब ऐसे चुंबकीय आघूर्ण ई चक्र एक दूसरे को निरस्त कर देता है, ऐसे पदार्थ को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप लोग देखते हैं इसमें बोला क्या है, जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक विपरीत दिशा में जब चलते हैं, मतलब इसमें चलते हुए बोला हुआ है, मतलब कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, मैंने माना ये इलेक्ट्रॉन मेरे 3 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे दाएं जा रही हैं, दाएं जा रहे हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं और मेरे जा रहे हैं बाएं, ये बाएं जा रहे हैं। तो हमने देखा जब विपरीत दिशा में, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 3, 5, 7, 1। तो जैसे कि क्योंकि 3 हो जाएगा मेरा पी के लिए, 1 हो जाएगा मेरा एस के लिए, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उसमें से एक अयुग्मित। तो एस पी के लिए मेरे 3 बॉक्स होते हैं, 1 1 1, तो इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक, एस पी डी के लिए कितने हो जाते हैं, डी के लिए 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार अयुग्मित हो जाएंगे। एफ के लिए भी हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित हुए, मैं बता चुका हूं संरेखित होने का मतलब होता है कि विपरीत दिशा में जाना, मतलब विपरीत दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में नहीं बोलते, संरेखित होने का मतलब होता है कि एक सीधी दिशा में जाना। कोई एक रेखा है उसको संरेखित मतलब बोल सकते हैं। कोई जैसे कि ये रथ है, मतलब पथ है, तो इससे हम संरेखित हैं। जैसे कि हम इस पथ पे चल रहे हैं, तो उसका मतलब है हम इस पथ के संरेखित हैं, मतलब उसी पे ऊपर चल रहे हैं, उसी लाइन के क्लियर चल रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं संरेखित। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है संरेखित मतलब। अब क्या लगेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, तो एक धारा है इस तरफ, एक धारा उस तरफ। जैसे कि मैं बोलूं आपके, जैसे कि आप घर से निकलते हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके डैडी मिल जाते हैं, तो आप क्या करते हो, डैडी अगर आपके उस तरफ जा रहे हैं, तो आप बिना देखे हुए, बिना जल्दी से भगते हुए आप इस तरफ मुड़ जाओगे, क्योंकि डैडी घर पे डांट लगाएंगे नहीं तो बाद में। क्या होता है, संरेखित विपरीत दिशा में हो जाते हो आप लोग। आप लोग क्या, मैं भी हो जाता हूँ कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, कोई मिल जाता है जिससे मुझे नहीं मिलना चाहिए और जिससे मुझे डर है, तो आप अगर उस तरफ जा रहे हो तो मैं इस तरफ हो जाऊंगा, आप इस तरफ जा रहे हो तो वो उस तरफ, आप एक दूसरे के विपरीत संरेखित हो जाते हो। उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत संरेखित हो जाते हैं। इनकी चुंबकीय आघूर्ण ई चक्र, मैंने गति बताई थी आपको, ई चक्रण गति बताई थी, जिसमें से 2 गतियां बताई थी चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय गुण को पहचानने के लिए। जिसमें से एक मतलब जो गति थी वो थी नाभिक अपने चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, और नंबर 2 थी अपने कक्ष के तरफ ई चक्रण गति। ई चक्रण गति का ऐसा चित्र बनाया था मैंने, वही था ई चक्रण, मतलब जा तो रहा अपने कक्ष की ओर, लेकिन वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है। निरस्त का मतलब एक दूसरे को खत्म कर देता है। जब अगर उस तरफ वो जाएगा, मैं इस तरफ जाऊंगा, तो एक दूसरा खत्म हो जाएगा, बीच में बचा क्या, कुछ नहीं। उसी को बोलते हैं निरस्त कर देता है, ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसे नहीं लिखना है। और इसके बाद है, जैसे कि ये तो मैंने समझाने के लिए, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं Fe2O3, Fe2O3, MnO2, MnO, Mn2O3, FeO, etc। जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं Fe2O3, MnO2, MnO, MnO2, FeO, etc। तो अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, Fe2O, FeO का, Mn2O3 का, MnO का, और MnO2 का, Fe2O3 का, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं बराबर संख्या में अयुग्मित हैं, जिसका इस बराबर संख्या में अयुग्मित है, विपरीत दिशा में संरेखित हो रहे हैं। उसी को हम बोलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लो।
ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आता है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आता है जैसे FeO किस प्रकार का पदार्थ है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ, लघुलोह चुंबकीय पदार्थ, और एक और कोई दे देते हैं। इसमें तो 4 तो हो गए हैं, तो को मतलब एक एग्जांपल मतलब दे देंगे कि घनत्व चुंबकीय पदार्थ, बहुत से चुंबकीय पदार्थ होते हैं, भंवर चुंबकीय धाराएं हैं, क्या चीज है, तो आपको बताना पड़ेगा। FeO आपको ऐसे तो नहीं कर पाओगे कि एग्जांपल याद कर ले, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसमें। आपको Fe2O का निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाल फिलहाल देखना पड़ेगा क्या चीज में बताई जा रही है, क्या इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या फिर युग्मित है, कि एक ही दिशा में संरेखित हो रहे हैं कि विपरीत दिशा में संरेखित हो रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम है। इसके आधार पे फिर हम, जैसे मैंने सोचा कि नहीं इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिक है, मतलब बराबर है, और विपरीत दिशा में संरेखित हो रहे हैं, तो आपका हाल दिमाग वहीं पे जाएगा कि नहीं, ध्रुव केमिस्ट्री क्लासेस में मैंने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो परंतु विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाल आपकी हाल वहीं पे एक टिक मारोगे ऐसे, तो आपका मिलेगा 1 नंबर। जब एक एक नंबर से आप जब अपना पूरा पेपर कर डालोगे तो हो जाएगा आपका 99 नंबर पक्के। जब आपके 99 नंबर पक्के हो जाएंगे तो आप भी बहुत हैप्पी हो जाओगे, मैं भी बहुत खुश होऊंगा कि सफलता मेरी सफलता से आप लोगों का मनोबल पूरा हुआ, और मैं भी खुश हो जाऊंगा कि मेरे जो भाई थे उन्होंने कुछ हासिल किया मेरे चैनल से बस, और आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया। तो इससे आने वाली वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी मैं देता रहा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इस जल्दी से लिख लो, और जो कुछ होगा मैं जल्दी से लाऊंगा अगले लेक्चर में। ये मेरा अपना का लास्ट लेक्चर रहेगा, या फिर आने वाला एक और लेक्चर हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं या फिर चैप्टर नंबर 2 को पढ़ते हैं। आप लोग इस कमेंट में लिख दीजिएगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है या फिर पीरियोडिक टेबल जो है उसको याद करना है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ा देंगे, तो आप लोग इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लो। तो चलो दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया हुआ, अब लोग हम पढ़ेंगे लघु लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। ये क्या होता है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ? तो सबसे पहले हम इस चीज को लिखने के बाद अब हम डालेंगे हेडिंग लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। तो चलो दोस्तों हेडिंग डालते हैं। तो चलो दोस्तों अब इसको देखते हैं लघु लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तथा विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। इसमें भी हम पढ़ेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान होती है परंतु विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। उसमें क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती थी, इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान होती है परंतु विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान होती है तथा विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। उसमें क्या था प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती थी, विपरीत दिशा में संरेखित होते थे। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान होगी। असमान का मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अगर दाएं जा रहे हैं तो 5 इस असमान है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाएं जाएंगे। तो कहने वाला 5 और 6 का नहीं है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 100 भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब है, लेकिन यहाँ पे 100 होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर 100 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर अष्टक का नियम पालन नहीं कर पाएगा। 1 से लेकर 7 तक तो हो सकता है, क्योंकि जैसी 7 8 होगा तो अष्टक पूरा कर लेगा, अक्री गैसों में चला जाएगा। अक्री गैसों में अगर नहीं जाता है तो फिर अपने लास्ट वाली सेल में चला जाएगा, तो वो अगली सेल बन जाती है ना। तो इसी प्रकार 7 तो हो जाएगा, 1 से लेकर 8 भी होता है, यहाँ पे 2 सकते, यहाँ पे 5 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 5 हो सकते हैं, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 1 हो सकता है। कहने का मतलब असमान होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे असमान होंगे, यहाँ पे असमान होंगे, कोई कम बराबर नहीं होगा, कंपेयर नहीं होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन असमान होते हैं और विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। किंतु विपरीत दिशा में संरेखित का मतलब हम पहली वाली डेफिनेशन में बता चुके हैं कि संरेखित का मतलब, तो आपको संरेखित का मतलब तो बहुत ही अच्छे से आता होगा। तो विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं किंतु
परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है शून्य? उसमें क्या चक्रण के कारण उसका निरस्त हो जाता था, निरस्त हो जाता था चुंबकीय आघूर्ण। इसमें निरस्त नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पे माना मैंने उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरफ जा रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, तो 3 से 3 कट जाता था, मतलब एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, तो बचा बीच में शून्य। इसमें क्या है? इसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान है। ये देखो असमान बोल रहा है ना। तो मान लिया मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से एक को हमने भेजे, तब भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण का हम पता करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण से ही चुंबकीय गुण का पता करते हैं। तो मैंने बता दिया है चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद इसको हम पहले हटा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? Fe2O4, MgFe2O4, ZnFe2O4। जैसे कि इसमें इतने एग्जाम्पलों की याद करने की जरूरत नहीं है, आपको Fe2O4 का ही एग्जाम्पल याद करना चाहिए। जब Fe2O4 का एग्जाम्पल आप याद कर लोगे तो आप Zn में जोड़ सकते हो, Mn में जोड़ सकते हो, Mg में जोड़ सकते हो, Na में जोड़ सकते हो। तो ऐसे तत्व में जोड़ सकते हो जो धनायन होते हैं, उनमें सभी में जोड़ दो। लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया है यूनिट सेल डेंसिटी क्या होता है, जिसमें BCC, FCC, SCC है, उसी को मैंने पढ़ाया है। जो कि एक न्यूमेरिकल आता है 4 नंबर का, उसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहाँ का 4 नंबर है। आप लोग समझ सकते हो कि जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, इससे 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 से क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे कि आपके 2 तो ऑप्शनल आ जाएंगे पहले से, जैसे कि ऑप्शनल, हाँ दोस्तों ऑप्शनल इसी से आएगा। ऑप्शनल इसी से आएगा। आपको एक कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें किस प्रकार का पदार्थ है, ये कौन पदार्थ का दोष है। अगर उसमें दे दिया Na+Cl, तो इसमें पूछा जाएगा कि ये किस किस प्रकार दोष है, फ्रेंकल दोष है कि शॉर्टकी दोष है कि आर्य समीकरण दोष है कि अशुद्धता दोष है। तो आपको बताना चाहिए इसमें कौन सा दोष है। फिर उसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि ZnFe2O4, इसमें पूछ सकता है कि कौन सा पदार्थ है, ये आपको बताना है फिर कौन सा पदार्थ है। तो इस टाइप्स के सारे क्वेश्चन आते हैं। इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को आपको बहुत ही आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बस कुछ ही दिन आपको मेहनत करनी है। उसके बाद तो फिर आपका कंपटीशन चलता है। कंपटीशन में हम लोग जानते हैं कैसे पढ़ाई होती है। फिर आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएंगी, फिर आपको ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कंपटीशन का सिलेबस बहुत ही होता है। ये आपका ये समझो 12th आपको हल्के में मत नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर आपने 12th को हल्के में ले लिया तो फिर आपका ये बेस पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये सारा ये समझो बेस ही है, प्लस एडवांस का थोड़ा बहुत है। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे घनत्व, यूनिट सेल डेंसिटी। ये क्या चीज़ होती है? यूनिट सेल डेंसिटी जो मैंने बताया उसी से एक न्यूमेरिकल आता है 4 नंबर का। वो न्यूमेरिकल कैसे दिया जाएगा? यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला आपका ही होता है D बराबर M/Z/AQ/NA। ये Z है, इसी से यूनिट सेल निकलेगा। यूनिट सेल का मतलब जैसे कि मैंने BCC पढ़ाया था, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, एक पढ़ाया था SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, साधारण धन इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका, अंतःआयताकार केंद्रित इकाई कोशिका, जो लेक्चर नंबर 2 में डली हुई है। आप लोग जल्दी से उनको जाइए और देखो जाके। इसमें से जैसे कि Z है, उसमें ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में ये दे दिया जाएगा कि एक धनी इकाई कोशिका, एक साधारण धनी इकाई कोशिका है जिसके द्रव्यमान 5 kg और आयतन आपका दे दिया 100, और आपका उसका घनत्व क्या होगा? घनत्व D। वैसे रो घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा E बनता है। वैसे हम लोग डेंसिटी को D से कर देते हैं एग्जाम्पली सरल इजी के लिए। वैसे D से भी करते हैं, E से भी करते हैं, रो से आप जिसको भी करना चाहो। तो क्या होगा? अब आपको जब जेड ही पता, जब आपको यूनिट सेल ही पता नहीं है, अपने लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है, तब तक ये वाला न्यूमेरिकल लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है डी जेड क्या है, परमाणुओं का योगदान। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि कौन सी कोशिका में कितने परमाणुओं का योगदान है, और ये भी बताया था कि वो कैसे निकलेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे। जैसे कि हमने सिंपल के लिए बताया था
उसी कोनों पर होते हैं तो एक आता है उसका योगदान। बॉडी फलक के लिए बताया तो उसका 4 आता है। तो ये 4 और 1 क्या, यही तो जेड है, यही जेड होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 को देखो, फिर लेक्चर नंबर 4 को जो है उसको तो देखो ही, आपको देखना ही है बस। बट उसमें डेंसिटी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी चाहिए, तो लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखो। तो चलो दोस्तों का शुरू करते हैं यूनिट सेल डेंसिटी। चलो इसकी सब लोग हेडिंग डालते हैं यूनिट सेल डेंसिटी की। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं यूनिट सेल डेंसिटी, इकाई कोशिका घनत्व, या फिर कोशिका कह दो या फिर कोशिका कह दो, एक ही बात होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है कोशिका और ये सम चीज पे लिख दें कोशिका, तो वो एक ही चीज होती है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को समझाने का काम यहाँ से शुरू होता है। तो चलो देखते हैं हम इकाई डेंसिटी, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, D बराबर Z इंटू एम बाई ए क्यू अप इंटू में एन ए। एन ए क्या है, अवोगाद्रो नंबर, जो कि साइंस का एक नीतांक बोल सकते हो, नीतांक होता है जिसका नंबर फिक्स होता है। तो हम उन सभी के बारे में भी बताएंगे, ये क्या क्या चीज होती है, हमें क्या चीज प्रूव करनी है। जैसे कि यूनिट सेल डेंसिटी के बारे में लिखा है, इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई कोशिका घनत्व। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है डी डेंसिटी, जेड परमाणु, एम द्रव्यमान, ए क्यू आयतन, एन ए इसी को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे डेंसिटी का बताया गया है, तो हम जैसे किसी चीज का फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कि हमें चाल का ही निकालना है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। इसी प्रकार हमें डेंसिटी का घनत्व का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम घनत्व निकाल रहे हैं तो घनत्व का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। कोई आपसे पूछे कि घनत्व का फार्मूला जानते हो, तो आप हाँ बोल सकते हो, हाँ जानता हूं मैं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इसी प्रकार इसमें लिखा है द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमें पता इकाई कोशिका निकालना है, मतलब कोशिका का आयतन घनत्व निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इकाई कोशिका घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो इकाई कोशिका द्रव्यमान, आयतन क्या है, तो इकाई कोशिका आयतन। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं जब हमें द्रव्यमान घनत्व इतना पता हो गया, अब हमें द्रव्यमान पता नहीं है, तो हम निकालते हैं इसका द्रव्यमान वाला। तो इकाई कोशिका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, अगर हम किसी चीज का द्रव्यमान निकालते हैं तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट होना है, चाहिए वो चीज होना ही चाहिए क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान। आप किसी परमाणु का निकाल रहे हो, किसी परमाणु, यहाँ पे ये परमाणु तो है ही, जब परमाणु तो उसका द्रव्यमान होगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु की संख्या, जैसे परमाणु का द्रव्यमान ले लिया और परमाणु की संख्या ले ली, तो उससे निकल आ जाएगा इकाई कोशिका द्रव्यमान, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा कोशिका का, मतलब कोशिका का द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान ली, इसे फर्स्ट और सेकेंड मान ली। अब समझते हैं, जब इतना निकाल लेते हैं तब हमें पता होना चाहिए ये इकाई कोशिका, मतलब कोशिका मतलब जालक, आई मीन जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर का, मुझे ये पता चल गया। अब हमें एक चीज का निकालना है, एक चीज का मतलब ये मेरा पूरा जालक है, ये इस चीज का निकल के आ गया। अब हमें एक चीज का निकालना है, एक चीज का मतलब एक कोशिका का निकालना है। तो एक कोशिका का निकालने के लिए इतना निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो क्या निकाले, एक परमाणु का द्रव्यमान। जब एक परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो क्या है, परमाणु भार बटे में एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर होता है Na, जैसे कि हम यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है भाई। तो अब जब एवोगाद्रो नंबर तक पहुंच जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर अतः इकाई कोशिका का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान क्या होता है, m इंटू जेड अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। m इंटू जेड इंटू एवोगाद्रो नंबर का मतलब हो जाता है m द्रव्यमान, z परमाणु संख्या अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, जब एवो इतना निकल आता है, m होता है परमाणु द्रव्यमान, इसे बोलते हैं परमाणु से बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर। अब इतना निकल आता है, अब इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड थर्ड मान लेते हैं, इसको हम पहले रफ करते हैं। अब जब सेकंड कंडीशन तक पहुंच जाते हैं तो अब इनका क्या करते हैं, अब मुझे आयतन भी तो निकालना है। ये जब हमको z भी इतनी चीजों में, यहाँ जब सेकंड नंबर तक पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर में, तो z भी हमारा प्रदर्शित होने लगता है।
एम भी होने लगता है प्रदर्शित और एन ए भी प्रदर्शित होने लगता है। अब बचा क्या, अब बचा ए क्यू। ए क्यू हम वैसे अगर अनुमान लगाएं, जो कोई गणित के छात्र होते हैं तो ए क्यू या फिर जो फिजिक्स के छात्र होते हैं सभी को ए क्यू का मतलब पता होता है। ए क्यू का मतलब होता है आयतन। आयतन का जो इकाई होती है, मतलब यूनिट होती है, उसे ए क्यू ही बोलते हैं, क्योंकि आयतन में ए क्यू में ही नापा जाता है आयतन। तो उसी प्रकार ए क्यू हो जाएगा आयतन। तो क्या होगा, इकाई धनी कोशिका का आयतन। जब इकाई धनी कोशिका का आयतन ए क्यू मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे लिख लेते हैं। ये आई मीन्स इसे इतना अलग है, ठीक है ना। तो ए क्यू लिख लेते हैं। जब ए क्यू है तो उस इक्वेशन को हम उसमें मान रखना शुरू कर देते हैं। अब मान कैसे रखेंगे, समीकरण एक में समीकरण तीन का मान रखने का। समीकरण एक ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, और इक्वेशन नंबर थर्ड ये है, ये। अब समीकरण एक ही है, ये वाला मान समीकरण एक में रखते हैं। जब समीकरण नंबर एक में ये चीज रखते हैं तो क्या मिलता है, इकाई कोशिका घनत्व। तो मैंने इतना ले लिया, इकाई कोशिका द्रव्यमान बटे में इकाई कोशिका आयतन। अब इसका जब हम मान रखते हैं, इकाई कोशिका घनत्व हो जाएगा, घनत्व मान सकते हैं इसे, यहाँ से तो ले जाओ, चलो तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से, चलो ठीक है। तो घनत्व बराबर इकाई कोशिका द्रव्यमान। इकाई कोशिका का द्रव्यमान कितना है, m इंटू जेड, m इंटू जेड अपॉन में एन ए। अब इकाई कोशिका का आयतन कितना है, आयतन है ए क्यू अपॉन में ए क्यू। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, गुणा बाई करते हैं, तो क्या मिलता है इसको, जब इसको मतलब सॉल्व करते हैं एन ए, ये मतलब फर्स्ट हो जाए तो पहली गुणा चौथी, तीसरी गुणा दूसरी होती है, तो इसको सॉल्व करते हैं, घनत्व बराबर मिलता है, वैसे इसके अकॉर्डिंग ऐसे मिलेगा m इंटू जेड अपॉन में एन ए इंटू ए क्यू। वैसे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है जब ए क्यू अगर बाहर रख दें तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। फॉर्मूला बन जाता है डेंसिटी घनत्व रो हो जाएगा बराबर जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यू इंटू एन ए, ये मिल जाता है फॉर्मूला। तो यही चीज हमको प्रदर्शित करनी थी, या फिर आप रो से कर सकते हो, या फिर आप डी से भी कर सकते हो, आई मीन्स किसी से भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डी से करो या फिर रो से करो। वैसे अगर फिजिक्स के तौर पे लें, घनत्व को रो से ही प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसके बाद हम समझ लेते हैं इसमें ये क्या क्या चीजें हैं। तो चलो दोस्तों, मैंने समझ लिया है ये क्या क्या चीज होती है, लिख लिया है। तो अब सबसे समझते हैं घन, मैंने उसको ये तो सिद्ध कर लिया था आप लोगों को, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लो, तब भी नहीं आया तो आप प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में नंबर डला है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे कि डेंसिटी का मुझे पता है, डेंसिटी घनत्व इसे डी से पता है। इसमें जेड क्या है, इसमें जेड होता है परमाणुओं की संख्या, एम होता है द्रव्यमान, ए क्यू होता है आयतन, एन ए होता है एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर आपको अगर एग्जाम अगर में ये फॉर्मूला आएगा, अगर आपको ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको एवोगाद्रो नंबर, पेपर के जो लास्ट में पेज होता है उसमें सभी कांस्टेंट के नाम लिखे रहते हैं, सभी कांस्टेंट के नंबर लिखे रहते हैं। यहाँ तक कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी जितने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्रोटॉन का है, अल्फा का है, बीटा है, इन सभी के मान लिखे मिलते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तब भी याद कर लो क्योंकि कंपटीशन में नहीं लिखा मिलता है। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी है, आप इन चीज़ों को नोट कर लो। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम देखते हैं कौन क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है, उसको यही अगली वाली क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले दिन से हम लोग पढ़ेंगे बिलियन या फिर पीरियोडिक टेबल। आप लोग कमेंट में करके बता देना मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग बता दो। पीरियोडिक टेबल या फिर सही रहेगा, या फिर दूसरा बिलियन चैप्टर जिसे हिंदी में बोलते हैं बिलियन और इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, उसको पढ़ाना चाहिए। तो आप इस चीज़ को नोट कर लो। चलो दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, और जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक भेज दो, कमेंट में करके बता देना भाई कि वीडियो कैसी है। तो चलो यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, और मैं बाय बाय।